जहां उन्हें पारंपरिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। ये मुलाकात इस समझौते के ऐलान के बाद हुई कि भारतीय और चीनी निर्माता फिल्में बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग लेंगे। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ेगा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पनप रही गर्मजोशी का स्वागत किया। नटवर ने कहा कि पहले मोदी की जापान यात्रा और अब चीनी राष्ट्रपति का भारत आगमन ये दिखाता है कि कूटनीति सही रास्ते पर जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने सिक्किम के रास्ते से भी मंजूरी दे दी है। पहले यह रास्ता उत्तराखंड से होकर जाता था, इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत इस फैसले से खुश नहीं दिखे। उन्होंने उत्तराखंड के रास्ते को ही कैलाश मानसरोवर जाने का पारंपरिक रास्ता बताया और कहा कि इस रास्ते की बदहाली के लिए केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने मांग की कि सरकार को सभी दलों को भरोसे में लेकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखने में कोई बुराई नहीं है। कानपुर के व्यापारियों ने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे का विरोध किया है। उनका आरोप है कि चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलित है। चीनी सामानों के अंधाधुंध निर्यात से भारतीय व्यापार को नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि वो चीन के समझौतों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भारतीय व्यापार को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि चीन पहले भी भारतीय व्यापार को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को भारत से सीख लेने की सलाह दी। हालांकि उन्होंने भारत चीन वार्ता का स्वागत किया और कहा कि सभी मुद्दों का हल बातचीत से ही होना चाहिए। उधर दलाई लामा के समर्थकों यानी तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा का हर मुमकिन विरोध किया है। बोधगया के बौद्ध भिक्षुओं ने चीनी राष्ट्रपति से तिब्बत मसले पर भी बात करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति होनी चाहिए और किसी भी देश को दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी राष्ट्रपति को तिब्बत मसले पर अपना रुख जरूर स्पष्ट करना चाहिए। उपचुनावों के नतीजों से सहमी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री का वक्त नहीं मिल पा रहा। बीजेपी की दुविधा यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस समय चुनाव हो रहे हैं, उसी समय मोदी विदेश दौरे पर रहेंगे। ऐसे में उनका चुनावी दौरा कराने में परेशानी होगी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना की तकरार अब तक सुलझी नहीं है। इस मसले पर दोनों ही पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर जहां बीजेपी ने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया है, वहीं शिवसेना ने भी कड़ा जवाब दिया है और कहा कि कोई भी शिवसेना को अल्टीमेटम देने की हिमाकत नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे और तमाम शिवसेना के आला नेताओं की मीटिंग बेनतीजा खत्म हो गई। सभी नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे का फैसला ही अंतिम होगा, लेकिन शिवसेना नेताओं ने यह भी कहा कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं और महाराष्ट्र के आत्मसम्मान को कम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर टूट के कगार पर है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी की परेशानी भी कुछ कम नहीं है। सीटों को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, तो एनसीपी लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रही है। अब तो शरद पवार ने नए गठबंधन के भी संकेत दे दिए हैं। दोनों दलों के रिश्तों में इतनी ज्यादा तल्खी आ गई है कि नौबत नए समीकरणों को तलाशने तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राम कदम नाम के इस नेता ने अपने बयान में कहा
कि एमएनएस में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। मैं अपने इलाके घाटकोपर में अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के उस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने वृंदावन में विधवाओं की बढ़ती भीड़ पर टिप्पणी की थी। हेमा ने बिहार और बंगाल की विधवाओं पर यहां भीड़ बढ़ाने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हेमा के बयान पर ऐतराज जाहिर किया। हालांकि बाद में हेमा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गौर से नहीं सुना गया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देश की सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके जिम्मे 47 मंत्रालयों का प्रभार है जिन्हें वो बखूबी संभाल रही हैं। उनके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का नंबर है जो 13 मंत्रालय संभाल रहे हैं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाले 9 मंत्रालय हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी कट्टरपंथ से पीछा छुड़ाने लगी है। बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने दावा किया है कि लव जिहाद और मदरसों में आतंकवाद जैसे मुद्दों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जरूरत ही नहीं है। मोदी ने तो 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी टिकट देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिशों का विरोध जारी रखते हुए राज्य की जयललिता सरकार ने 2 विश्वविद्यालयों को यूजीसी के एक निर्देश को मानने से रोक दिया है। यूजीसी ने राज्य के अन्ना विश्वविद्यालय और अलागप्पा विश्वविद्यालय को भेजे सर्कुलर में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में हिंदी को अंग्रेजी के साथ प्राथमिक भाषा के रूप में पढ़ाने का निर्देश दिया था। बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों की फीस तय कर दी है। उन्होंने एमबीबीएस डॉक्टरों की फीस 150 रुपए और एमडी के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित की है। यही नहीं, पप्पू ने अल्ट्रासाउंड के लिए 200 रुपए और एक्सरे के लिए 60 रुपए तय किए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इसका विरोध किया है। सांसद का कहना है कि डॉक्टरों की मनमानी फीस से लोग परेशान होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शुमार गेट्स लगभग आधे घंटे तक वित्त मंत्री के साथ रहे। माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना निवेश बढ़ाना चाहता है, जिस सिलसिले में यह मुलाकात की गई। देश में 20 स्टोर चला रही वॉलमार्ट ने अगले 5 साल में 50 और स्टोर खोलने की योजना बनाई है। ये स्टोर टियर 1 और टियर 2 शहरों में खोले जाएंगे। वॉलमार्ट इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी क्रिश अय्यर ने मुंबई में इंडिया रिटेल फोरम के दौरान कहा कि हमारी योजना अगले 5 सालों में 50 नए स्टोर खोलने की है। सभी नए स्टोर टियर 1 और टियर 2 शहरों में खोले जाएंगे। कंपनी ने हैदराबाद और लखनऊ में स्थित स्टोर में B2B ई कॉमर्स मॉडल शुरू किया है और उसकी योजना बाकी के 18 स्टोर्स में भी इसे शुरू करने की है। और दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CISF ऑपरेशन काली चलाएगी। इसके तहत सुरक्षा बल की महिला कमांडो कलम और सेफ्टी पिन जैसी मामूली चीजों से महिलाओं को अपनी सुरक्षा करना सिखाएंगी। CIF ने यह कदम इस शिकायत के बाद उठाया जिसमें कहा गया कि पुरुष यात्री जबरदस्ती महिला कोच में चढ़ जाते हैं और महिलाओं से बदतमीजी भी करते हैं। और लाइव 50 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है।
दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। लाइव 50 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बाकी बची 25 खबरों की ओर चलते हैं। विशाखापट्टनम में एक निर्माणाधीन इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा श्रीपुरम इलाके में होटल टाइकून के पास हुआ। इस जगह पर 12 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से दीवार ढहने के बाद ये मलबे में दब गए, जिससे एक की मौत हो गई। तिहाड़ में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में कैदी ही सुरक्षित नहीं है। इस बार शिकार बना है 25 साल का रिंकू, जो लूट के मामले में गिरफ्तार हुआ था। रिंकू तिहाड़ के जेल नंबर 1 में कैद था। हालांकि पुलिस का कहना है कि रिंकू बीमार था, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन बीते एक पखवाड़े में तिहाड़ में हुई 4 मौतें सवाल तो उठा रही हैं। नोएडा सेक्टर 62 के जेएसएस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में स्पाई कैमरा मिलने से कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज मैनेजमेंट की माने तो यह काम गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाले प्लम्बर का हो सकता है। स्टूडेंट आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। और आज यह तय हो जाएगा कि स्कॉटलैंड आजाद मुल्क बनेगा या यूनाइटेड किंगडम के साथ ही बना रहेगा। गुरुवार को भारी तादाद में वहां लोगों ने अपने वोट के जरिए यह तय करने के लिए निकले कि उन्हें आजाद होना चाहिए या नहीं। आज दिन में 11-12 बजे तक नतीजे भी सामने आने के आसार हैं। स्कॉटलैंड के करीब 97% लोगों ने इस वोट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इससे पता चलता है कि इस रेफरेंडम के लिए उनमें कितना उत्साह दिखा। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ एक नई कामयाबी जुड़ गई है। डीयू को देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इस बात की घोषणा की गई। खास बात यह कि पिछले साल डीयू रैंकिंग में 20वें नंबर पर था। इस बार मुंबई विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा है। तो मुंबई विश्वविद्यालय इस बार दूसरे स्थान पर रहा है और 19 स्थानों की बढ़त के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी देश में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आज से शुरू हो रहा है एशियन गेम्स। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली पुलिस महिला खिलाड़ी के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी इंटरनेशनल जिमनास्ट और कोच को जांच के लिए एशियन गेम्स से वापस बुला सकती है। गौरतलब है कि एक महिला जिमनास्ट ने दोनों पर उसके कपड़ों को लेकर अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इंडोनेशिया को साल 2018 में होने वाले अगले एशियन गेम्स की मेजबानी मिलना तय हो गया है। एशियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक इस मामले में सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई हैं और ओसीए की आम सभा में इस पर मोहर लग जाएगी। चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड दौरे में पहली बार अपने बल्ले का कमाल दिखाया और नाबाद 90 रनों की शानदार पारी खेली। इसकी मदद से डर्बीशायर ने काउंटी मैच में सरे को 8 विकेट से हरा दिया। पुजारा ने 90 रनों की पारी में 105 गेंदों का सामना किया और 15 चौके लगाए। पिछले साल हैरिस शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में रिकॉर्ड तोड़ 540 रनों की पारी खेलने वाले 14 साल के पृथ्वी शॉ के साथ क्रिकेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसजी ने 36 लाख रुपए की डील की है। पृथ्वी को एसजी की ओर से 6 साल तक स्पॉन्सरशिप मिलेगी।
लाहौर लॉयंस के कप्तान मोहम्मद हफीज के मुताबिक चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट के जरिए भारत का दौरा पाक खिलाड़ियों के लिए सीखने का मौका है। हफीज ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ क्रिकेट खेलने भारत नहीं आई, बल्कि भारतीयों को अपने बर्ताव, रवैये और खेल से प्रभावित करना चाहती है। इंडियन सुपर लीग की मुंबई फ्रेंचाइजी ने स्वीडन के पूर्व मिडफील्डर फ्रेडी ज्यूनबर्ग के साथ मार्की प्लेयर के रूप में करार किया है। गौरतलब है कि आईएसएल का पहला सीजन 12 अक्टूबर से मुंबई सिटी एफसी और एटलेटिको द कोलकाता के बीच मैच से शुरू होगा। भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा की ताजा रैंकिंग में 8 पायदान का नुकसान हुआ है। भारतीय टीम की रैंकिंग 158 है, जो बांग्लादेश के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेले गए मैच से पहले 150 थी। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच संजय बांगड़ के मुताबिक अगर अच्छे कोच को देखना है तो उनकी काबिलियत देखनी चाहिए, न कि उनकी नागरिकता। बांगड़ ने कहा कि कोच पर कभी भी देसी या विदेशी होने का तमगा नहीं लगाना चाहिए, उसके अंदर काबिलियत होना बहुत जरूरी है। चैंपियंस लीग T20 के दूसरे लीग मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने ऑस्ट्रेलिया की होबार्ट हुरिकेन को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पंजाब पहले होबार्ट टीम को बल्ला थमाया और पहले बल्लेबाजी करते हुए होबार्ट टीम ने पंजाब के सामने 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन का लक्ष्य दिया, जिसे प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब ने 5 विकेट खोकर बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। परेरा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। चैंपियंस लीग T20 का तीसरा लीग मुकाबला केप कोबरा और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला रात 8 बजे रायपुर में खेला जाएगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जहां क्वालिफायर राउंड में शानदार जीत करके लीग मुकाबले में जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं केप कोबरा भी अपनी जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। कोर्ट के दखल के बाद खेल मंत्रालय ने बॉक्सर मनोज कुमार को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है। मनोज का नाम उन 15 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 कॉमनवेल्थ में गोल्ड विजेता मनोज ने अवार्ड नहीं दिए जाने पर हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट के सवाल पर खेल मंत्रालय ने अपनी गलती मानी और जल्दी ही मनोज को भी सम्मानित किए जाने की बात कही। न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार क्रिकेटर क्रिस केयर्न्स इन दिनों गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। परिवार का गुजारा चलाने के लिए केयर्न्स बस स्टॉप की सफाई करने को मजबूर हैं। खबरों के मुताबिक 44 साल के केयर्न्स ऑकलैंड सिटी काउंसिल में नौकरी कर रहे हैं, जहां वो सफाई करने वाला ट्रक चलाते हैं। केयर्न्स यहां 1 घंटे में $17 तक कमा पा रहे हैं। इन दिनों वो मुकदमे की कार्रवाई से भी जूझ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के क्लीवेज शो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में एक्ट्रेस पूजा बेदी ने एक नया मोड़ दे दिया है। पूजा बेदी दीपिका को सपोर्ट करने के बजाय ये कह दिया कि दीपिका ने जो दिखाया वही दिखा। पूजा बेदी ने यह भी कहा कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो कैमरे की नजर कहीं भी हो सकती है। क्लीवेज शो पर अगर इतना दिक्कत है लोगों से तो फिर आइटम नंबर पर भी बैन लग जाना चाहिए। पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने 2004 में आई अपनी फिल्म जूली के सीक्वल का ऑफर ठुकरा दिया है। नेहा धूपिया ने फिल्म जूली में वैश्या का रोल प्ले किया गया था और उन्होंने कहा कि इस वक्त वो ऐसा रोल नहीं करना चाहती। अब वो अलग अलग तरह के सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और आध्यात्मिक गुरु दादा जेपी वासवानी को प्रियदर्शनी अकादमी के ग्लोबल पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी। अंबानी को व्यापारिक नेतृत्व के लिए हरीश महिंद्रा स्मृति पुरस्कार, चोपड़ा को स्मृता पाटिल स्मृति पुरस्कार और वासवानी को आध्यात्मिक नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। कार बनाने वाली देश की दूसरी बड़ी कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल सेडान कार एक्सेंट के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
कंपनी ने बताया कि शाहरुख खान हुंडई से पिछले 16 सालों से जुड़े हुए हैं। शाहरुख इस कार के विज्ञापन में जल्दी ही दिखने वाले हैं। एक्सेंट को कंपनी ने इस साल फरवरी में भारतीय बाजार में पेश किया था और अब तक 34,500 एक्सेंट सड़कों पर उतर चुकी हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी का आज जन्मदिन है। शबाना आजमी मशहूर शायर और गीतकार कैफी आजमी की बेटी हैं, लेकिन बतौर एक्ट्रेस और समाज सेविका उनकी पहचान काफी अलग है। शबाना आजमी ने कला फिल्मों के साथ व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई है। 1974 में आई फिल्म अंकुर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की फिल्म बैंग बैंग का टाइटल ट्रैक लॉन्च हो गया है। इस टाइटल सॉन्ग में दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। गाने में दोनों ने शानदार डांस किया है। ऋतिक ने अपने डांस को पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन को समर्पित किया। इससे पहले ऋतिक और कैटरीना ने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक साथ काम किया था और दर्शकों ने दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया था। और फिल्म निर्माता करण जौहर बहुत ही जल्दी अपने बैनर तले नो सेक्स प्लीज वी आर इंडियंस को लेकर आ रहे हैं। फिल्म में लीड रोल के लिए दिशा पाटनी को चुना गया है। दिशा एक मशहूर मॉडल हैं। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सोनम नायर। सोनम नायर इससे पहले गिप्पी फिल्म का डायरेक्शन कर चुकी हैं। नो सेक्स प्लीज वी आर इंडियन की स्क्रिप्ट सोनल ने ही लिखी है। फिल्म का निर्माण करण जौहर और एकता कपूर मिलकर करेंगे। तो लाइव 50 में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। लाइव इंडिया की ओर से 26 सितंबर को पूरे देश में 300 शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ इस ब्लड डोनेशन कैंप में ज्वाइन होइए और ब्लड डोनेट करिए। समृद्ध जीवन के परिवार की सीएमडी जो महेश जी है, उनका जन्मदिन है 26 सितंबर को और ये उसी की वजह से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। तो उनका यही कहना था कि हम ब्लड डोनेशन करके भारत को एक समृद्ध कंट्री बनाएं और वही हिसाब से मैं आपको सबको एक विनंती करता हूं कि आप सब मिलके, हम सब मिलके इस दिन पर जरूर भारत के लिए योगदान दें। मैं सारी जनता को अपील करना चाहूँगा कि जो भी 18 साल से ऊपर है, 65 साल से नीचे हैं, वो लोग 24 सितंबर को जो कैंप लग रहा है उसमें आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काम करें ताकि किसी की लाइफ बचेगी, वो आपको दुआ देगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ 26 सितंबर को एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, उसमें आप लोग जाइए और वहाँ डोनेट करिए, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। ये इनिशिएटिव की मैं सराहना करता हूँ और मैं खुद भी हर 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ और जिस दिन ब्लड डोनेट करता हूँ उस दिन भी अपना कार्य करता हूँ और कहीं से मुझे कोई कमजोरी नहीं आती है। इसलिए आप भी ब्लड डोनेट करें और किसी के जीवन रक्षा करने हेतु अपनी भागीदारी निभाएं। रक्तदान महादान, मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वो इस शुभ कार्य में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारा एक कैंप लग रहा है 26 सितंबर को, उसमें मेरी सभी से अपील है कि आइए और ब्लड डोनेट करिए।
रंगलाई भारत की कूटनीति। मोदी जिनपिंग की वार्ता के बाद लौट रहे हैं चुनार सेक्टर के चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों की स्थिति पर कड़ी नजर। आज दिन में फिर हालात की जाएगी समीक्षा। कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला दर्रे से खुलेगा नया रास्ता। भारत चीन के बीच बनी सहमति, अब 7 दिन में ही पूरी हो जाएगी यात्रा। नए रास्ते के लिए लंबे समय से चल रही थी मांग। भारत चीन के बीच हुए 12 समझौते, रेल, दवा, संस्कृति और अंतरिक्ष जैसे कई मुद्दों पर बनी बात। भारत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मोदी के स्वागत से प्रभावित जिनपिंग ने दिया न्योता। मोदी भी करेंगे चीन की यात्रा। 2015 विजिट चाइना ईयर घोषित, 2016 होगा विजिट इंडिया ईयर। अमित शाह को शिवसेना का जवाब। महाराष्ट्र के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। शिवसेना ने बीजेपी के अल्टीमेटम को दिखाया ठेंगा। एमएनएफ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कदम, अठावले को रिझाने में जुटी एनसीपी। चरण सिंह का दिल्ली का बंगला खाली कराए जाने के खिलाफ बढ़ा बवाल। किसानों का दिल्ली की पानी सप्लाई पर कब्जा। गंग नहर से पानी सप्लाई ठप। पुलिस किसानों में हिंसक भिड़ंत। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर फिलहाल केंद्र ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कम पारदर्शिता पर केंद्र से मांगा था जवाब। सबको समान मौका दिलाने का सुनाया था फरमान। तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत से सनसनी। जेल नंबर 1 में 25 साल के रिंकू की मौत। पुलिस की सफाई, बीमारी से हुई मौत। पिछले 2 हफ्ते में हुई 4 मौतें। बड़ा सवाल, क्या कर रही है जेल की पुलिस? स्कॉटलैंड की किस्मत पर फैसले की घड़ी। यूनाइटेड किंगडम से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह जारी। स्कॉटलैंड के भविष्य पर आज आ जाएगा नतीजा। और एशियन गेम्स का आगाज